थर्मोडायनेमिक्स बताओ क्या होता है? हीट एक्सचेंज है, हीट ट्रांसफर से ट्रांसफर ऑफ हीट। जिसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो ये हीट का एक्सचेंज करेंगे हम लोग। तो ये कभी हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए करेंगे, कभी वॉल्यूम को रखते हुए करेंगे, कभी टेम्परेचर। बेसिकली ये 3 प्रोसेसेस होते हैं आपके पास, ठीक है। अब उससे पहले ना 2-3 बहुत कॉमनली यूज चीजें देखो आप। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर 3 सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। एक होता है एडियाबैटिक, ठीक है ना, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। तो एडियाबैटिक सिस्टम तो जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहे हैं, एडियाबैटिक बताओ कौन सी बोल सकते हैं? जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं। सिमिलरली अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए, आइसोलेटेड सिस्टम, हाँ आइसोलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं इसको बेसिकली, आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्ट। कि हमने ये वॉल्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास एडियाबैटिक वॉल्स हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी गैस है। तो आइसोलेटेड सिस्टम है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है वैसे तो, कि ना तो इसमें हीट एक्सचेंज होगी ना ही इसमें कोई मास एक्सचेंज होगा। क्लोज सिस्टम बना सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं। हीट एक्सचेंज हो सकते हैं कंडीशंस जहां ये एडियाबैटिक वॉल्स है, वहां पे क्या लगा दिया जाए? कंडक्टिंग वॉल्स। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, ओपन सिस्टम जिसमें हीट एज वेल एज मास दोनों ही एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि होगा कि आपके पास जो ये वाटर बोतल आती है ना, ये एडियाबैटिक होती है बेसिकली। ठंडे पानी की बोतल रख दो, ठंडे पानी की रख दो, गर्म की रख दो, चाय को रख दो, चाय ठंडी हो जाएगी। क्लोज्ड में बंद करके रख दो, ठंडा होता चला जाएगा, मास का एक्सचेंज ना होगा। ये बहुत बेसिक सी चीजें, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है, ये समझ गए ना कि आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास आता है सबसे पहले, उसको बोलते हैं जीरो फ्लो। अब ये बड़ा बेसिक सा लो है, हालांकि आप लोग ये सब चीज पढ़ चुके हो, कोई बड़ी बात है नहीं। इन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। वो कैसे कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ऐसे कुछ, ये हमने एडियाबैटिक वॉल्स बना दी। These are some adiabatic walls। यानी बाहर तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी सराउंडिंग के साथ। इसमें कोई भी गैस A है, इसमें B है और इसमें C है। इस गैस का टेम्परेचर TA मान लेते हैं, इस गैस का टेम्परेचर TB मान लेते हैं, इस गैस का टेम्परेचर TC मान लेते हैं, और these are conducting walls। ठीक है, अब ध्यान से देख, बेसिकली ये दो सिस्टम का कॉम्बिनेशन हो गया, क्लोज्ड एज वेल एज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तो इसलिए कि सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज होगी नहीं। कंडक्टिंग या क्लोज इसलिए क्योंकि ये आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। खुद सोच के बताओ, क्या कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे? यस। क्या कुछ समय के बाद ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे? तो हम बोल सकते हैं कि A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यस सर। C B के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, देयरफॉर A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आ गई? तो ये जीरो फ्लो है कि इन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया कि अगर दो गैस या दो सिस्टम किसी थर्ड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दैट्स इट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले ना थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ते हैं हम लोग। अभी जब हम लोगों ने केटीजी खत्म किया है तो हम लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल या पर मोल्स बढ़ती चली जाती है। और कॉमन फॉर्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, जल्दी बोलो, काइनेटिक एनर्जी का 3/2 nRT। लेकिन याद रखो 3/2 3 उसमें मोनोएटॉमिक गैस के लिए था,
फिर हम लोगों ने एफ की टर्म्स में भी आंसर कैलकुलेट किए थे, बोलो एफ बाय 2 एन आर डी। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी नहीं क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की टेंपरेचर। ध्यान रखिए तो ये काइनेटिक एनर्जी ही आपके पास इंटरनल एनर्जी की डेल्टा यू है ना, यू एंड इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। तो अभी यहाँ पे ना थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है बच्चों, आराम से सुनना, कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाया हम लोगों ने, ठीक है, ये पिस्टन है और ये एडियाबैटिक होल्स है। आराम से सुनो, थोड़ा लॉजिक लगाना, फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ऑफ बेसिकली है क्या चीज। और इस सिस्टम को हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल सोर्स के साथ लगा दिया ऐसा करके। इनिशियली इसमें जो भी गैस है, मान लेते हैं कोई गैस है हमारे पास, और जो ये स्प्रिंग है ना, ये इनिशियली नेचुरल लेंथ पर है। अगर नेचुरल लेंथ का मतलब इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता था, मीन पोजीशन से, है ना, नेचुरल लेंथ से, ये इसकी नेचुरल लेंथ अभी एज इट इज है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें ना एक हीटर लगाया, ठीक, हीटर लगाया तो क्या होगा बच्चों, हाँ, हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया, तो हीट देना स्टार्ट किया तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि एडियाबैटिक होल्स है, तो हीट लॉस सराउंडिंग में तो होने वाला नहीं है। तो जो हमने इसको हीट दी Q, छोटा सा हीट मान लेते हैं dQ, इस dQ हीट में क्या क्या चेंजेस किए, दैट इज व्हाट वी हैव टू काउंट, कि कौन कौन से चेंजेस ये कर सकता है, खुद बताओ एक बार। जब हमने इसमें, और ये मूवेबल पिस्टन है ऐसा मान के चलेंगे आप कि दिस पिस्टन इज मूवेबल, तो बोलो क्या होगा, जो गैस इनिशियली जो गैस है, जैसे जैसे हम इसको हीट देते जा रहे हैं, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पक्का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का बढ़ना इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, 1/2 mv²। जब भी याद करो, हम लोगों ने केटीजी में यही पढ़ा था, इसलिए केटीजी पहले पढ़े थे क्योंकि बहुत सारा यूज हम उसी का करते हैं कि कोई भी पार्टिकल चलेंगे तो वो बेसिकली VRMS से चलते हैं। RMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना, तो कोई भी पार्टिकल चलेगा तो वो RMS वैल्यू से चलेगा। खुद सोच के देख, जैसे हमने इसको हीट दिया, टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ, ये हमारे सबके दिमाग में पड़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ, पार्टिकल्स में कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े होंगे तो उन पार्टिकल्स ने इस पिस्टन पर यहाँ पर कोलिजन हुआ होगा तो मोमेंटम का चेंज हुआ होगा, तो एवरेज फोर्स लगा होगा, एवरेज फोर्स लगा होगा तो क्या यहाँ पर कुछ, हाँ, वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम तो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ इसको, इस पिस्टन को प्रेस करेगा वो, अब पिस्टन को प्रेस किया होगा तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया होगा, बात समझ में आई ना। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो कि जैसे जैसे हमने dQ चेंज दिया, हीट दिया, इस हीट ने क्या किया होगा, टेम्परेचर को चेंज किया, टेम्परेचर के चेंज होने से क्या किस चीज में चेंज आया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। काइनेटिक एनर्जी में VRMS आता है भाई, हाफ mv², और यहाँ पे V क्या है, RMS वैल्यू, तो यहाँ पे VRMS स्पीड बढ़ी। अगर VRMS स्पीड बढ़ी तो प्रेशर का फॉर्मूला बोलो, अभी भी निकाला था, 1/3 ρ into V² RMS, यानी प्रेशर बढ़ा होगा। प्रेशर बढ़ा होगा तो ए जो पिस्टन है, प्रेशर बढ़ा है, ध्यान से देख, तो P into A, अंदर फोर्स लगा होगा तो पिस्टन मूव किया होगा, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी गई है ना, स्प्रिंग में पोटेंशियल, यानी बेसिकली दो काम हुए यहाँ पर, क्या, एक तो इंटरनल एनर्जी का बढ़ना, जिसके कारण प्रेशर बढ़ा तो पिस्टन आगे मूव किया, पिस्टन आगे मूव हुआ तो बेसिकली वॉल्यूम में भी चेंज आया। या यू कैन सी कि गैस ने जो काम किया, वर्क डन बाय द गैस, वो ट्रांसफर हुआ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। अगर ये पिस्टन मूव नहीं करता तो क्या स्प्रिंग की नेचुरल चेंज होती, तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती। अगर मैं ये बोल दूं कि ये पिस्टन फिक्स है
तो फिक्स से तो क्या होता है, टेम्परेचर ही चेंज हो रहा होता है, आए ना बोलो। Yes. तो बेसिकली इस dq से दो काम हुए बच्चों यहाँ पर, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा वर्क डन बाय गैस dw, दिस इज वर्क डन बाय गैस, ठीक है, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप कौन सा यूज करोगे, हैं कौन? हाँ, दिस इज फर्स्ट लॉ। बेसिकली फर्स्ट लॉ डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें ऐसे याद करना चाहिए, इंटरनल एनर्जी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं F/2 nr डेल्टा t, है ना। तो देखो dq क्या हो गया बच्चों, F/2 n इंटू r इंटू डेल्टा t प्लस डेल्टा t कैपिटल में लिख लो, प्लस dw बेसिकली वर्क डन बाय गैस। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब खुद सोच के देखो, टेम्परेचर को मैं कैसे भी चेंज कराऊं, भाई 30 डिग्री से 60 डिग्री तक लेके गया बाय किसी भी प्रोसेस से, है ना। तो जो ये वाली है ना इंटरनल एनर्जी, दिस इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट, ये किसी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, प्रोसेस बेसिकली ना प्रेशर को चेंज करो, मतलब कोई कैसे भी प्रेशर प्रोसेस के मैंने बेसिक, हाँ दिस इज बेसिकली स्टेट, दिस इज स्टेट फंक्शन। हाँ, मतलब वही हाँ, तो ये उस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती थी मैंने टेम्परेचर को कैसे चेंज किया, बट चेंज हो गया, दैट्स इट। बट ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब इसको ना ऐसे समझ के चलो कि जैसे आप लोगों का अभी फर्स्ट टर्म हुआ है, फर्स्ट टर्म में कैसा था, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, सेकंड टर्म कैसा है। अब फर्स्ट टर्म को ध्यान से देख, फर्स्ट टर्म में क्या करते थे, आपको गोला भरना है बस सिंपल, और वो गोला कैसे भी भरो, चाहे तुमने अपनी बुद्धि से भरा हो, तुक्का मार के भराओ, नकल मार के भराओ, कोई नहीं जानता, नो वन केयर्स अबाउट दैट। तेरा गोला ठीक होना चाहिए, तुझे पक्का नंबर मिलेगा। सब्जेक्टिव में करके देखना है ऐसा, सब्जेक्टिव कैसा डिपेंडेंट है, कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है तू, और ऑब्जेक्टिव कौन डिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट, वो तो इंडिपेंडेंट था। वो गोला भर कैसे भी भर, तुझे गोले के नंबर मिलेंगे। अभी बताओ, उधर काम अभी तो मेथड के नंबर मिलेंगे कि तू कौन से प्रोसेस से आंसर निकाल के लेके आ रहा है। डायरेक्ट अगर तूने लिख दिया इसका आंसर 2 है तो उस 2 के नंबर नहीं मिलने वाले, वहां पे 2 आ गए, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में गोला भर नंबर मिल जाते थे। तो बेसिकली ऐसे याद करो, ये आपके पास OMR शीट है और ये आपके पास सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव डिपेंड्स करता है कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है, OMR डिपेंड नहीं करती भाई, OMR तो इंडिपेंडेंट है उस प्रोसेस के, गोला भरना चाहिए रात से। यही चीज समझ में आ गई पक्की बात, कि जो हम हीट देंगे वो हीट बेसिकली 2 कार्यों में काम करेगी, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और कुछ वर्क डन हो रहा होगा। अब वो वर्क डन होगा या नहीं होगा देखेंगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो भी देखेंगे, वो अलग अलग प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज देखो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस है, ये डिपेंडेंट है, तो व्हाट अबाउट हीट, सेम प्रोसेस डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्रोसेस हीट में बेसिकली एनर्जी के साथ साथ वर्क डन भी है, और वर्क डन खुद प्रोसेस डिपेंडेंट है। नहीं आया समझ में, तो हीट भी किस पे डिपेंडेंट है, एक बात समझ में आ गई, श्योर। अब इसको उतार लो। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जो वर्क डन है वो हम कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बट डेल्टा यू चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। आप टेम्परेचर कैसे भी चेंज करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छा, अब वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस इज प्रोसेस डिपेंडेंट, और वही प्रोसेसेस हम बात करेंगे अब। हाँ, डिपेंडेंट, DEPE एंड DENT डिपेंडेंट। देखो, मान लो कि आपके पास कोई भी कंटेनर है बच्चों, ठीक, उस कंटेनर में हमने कोई भी प्रोसेस लगाया, कोई भी प्रेशर चेंज हुआ, मान लो ये पिस्टन था, इनिशियल पोजीशन ये रही, ठीक है, कोई भी प्रेशर चेंज हुआ, कांस्टेंट रहा, व्हाटएवर कोई जो भी चेंजेस आए इसमें, पिस्टन यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हो गया, ये फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन आ गई।
ठीक है, ये x मान लो, और ये बहुत छोटा सा चेंज आया dx। तो जो वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय गैस, देखो वर्क डन बाय गैस क्या होगा बच्चों? अगर हम बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स को किसकी टर्म्स में लिखेंगे? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो जो वर्क डन होगा वो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। ध्यान से देखो, a dx क्या बना? ये वाला, दिस इज बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम, है ना? ये टोटल वॉल्यूम थी फाइनल, ये इनिशियल वॉल्यूम थी, तो इसका चेंज बना a dx। तो इसको हम नाम देते हैं dv। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। चलो, तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला बना वो वर्क डन क्या बना बच्चों? dw। दिस इज इक्वल टू p ऑफ गैस इनटू dv। अगर प्रेशर ऑफ गैस हमारा कांस्टेंट है, इफ ये सब कुछ वैसे ही जो हम वहां करते थे, फोर्स वेरिएबल है या फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो f डॉट dx डायरेक्ट लगा देंगे, फोर्स वेरिएबल आएगा तो इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट तो हम वर्क डन डायरेक्ट लिख देंगे क्या बच्चों? प्रेशर ऑफ गैस और वॉल्यूम चेंज क्या आएगा? फाइनल, यहां से यहां तक फाइनल था और यहां से यहां इनिशियल था, तो फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्ट कर देंगे हम लोग, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सोच अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस बना? आइसोबारिक। ध्यान से देख, अगर आइसोबारिक बना, अगर अपन आइसोबारिक के बारे में बात करें तो मैं लिख सकता हूं PV मस्ट बी इक्वल टू nRT। नहीं है? नहीं, ध्यान से P गैस V फाइनल माइनस P गैस V इनिशियल, तो P into V के फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं? nRT। नहीं है? यस। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो n into RT final minus n into RT initial. This is nothing but n into R into T final change in temperature. ठीक है? और if pressure is variable तो अपन क्या करेंगे बच्चों? dw इंटीग्रेशन ऑफ P into dv। क्योंकि हमें ये पक्का याद है, अगर एक भी प्रोसेस, एक भी पैरामीटर अगर थर्मोडायनामिक्स में कोई भी एक चेंज होता है पीवीटी में से, तो कहीं ना कहीं दो चेंज होंगे जरूर। पी का चेंज वी पे भी आ सकता है, पी का चेंज सी पर भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से प्रोसेस को एडॉप्ट कर रहे हैं। ये हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं वोल्चाल्स वगैरह में, है ना? देखो, तो जो पहला प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक। अब ध्यान से देखना, सिमिलरली वही कि ये हमारे पास एक एडियाबैटिक वॉल्स है और पिस्टन मूवेबल है बच्चों। ठीक है, मूवेबल पिस्टन ले रहे हैं हम लोग, और ये एक हमारे पास एडियाबैटिक वॉल्स है। अच्छा, यहाँ जो गैस है ना, मान के चल लेते मोनोएटॉमिक है, आप भले ही डायएटॉमिक ले लो, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम सबकी पता है ना? मान लो मोनोएटॉमिक है, इसके 2 मोल्स हैं और इनिशियली अभी इसका टेम्परेचर है मान लो 200 केल्विन। ठीक, हमने इसमें कोई भी एक हीटर लगाया हुआ है, हीटर क्या करेगा? इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं और धीरे धीरे हीट देता जा रहा है इसको। ठीक है, अब धीरे धीरे हीट देता जाएगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? कुछ ना कुछ गैस वर्क डन भी करेगी। अब ये पिस्टन को हम मान के चलेंगे कि बच्चों इनिशियली दिस पिस्टन मूव्स वेरी स्लोली, ये पिस्टन स्लोली मूव करेगा। ठीक है, पिस्टन मूव स्लोली। अभी स्लोली का मतलब समझ में आया? याद करो, कुछ ऐसा हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा था कि एक मास को उठा के लेके आते थे बहुत धीरे धीरे का मतलब उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन। सोच के देख, अगर ये पिस्टन मूव कर रहा है स्लोली तो बाहर का प्रेशर तो P नॉट ही है बच्चों, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर लगेगा P गैस, अंदर लग रहा होगा P गैस। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, अगर मैं, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, तो हमसे बोला गया, सुनना पहले क्वेश्चन सुन लो, कि कैलकुलेट दी वर्क डन जब ये टेम्परेचर 200 से 400 केल्विन हो गए और कितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों ने इसको सप्लाई किया।
दो चीजें निकालना है, फाइंड वर्क डन, और सेकेंडली क्या निकालना है हमें, हीट सप्लाई। ठीक है, जब टेम्परेचर कहां से कहां 200 केल्विन से 400 केल्विन तक हो गया। चलो नाउ व्हाट टू डू। अब हमें इतना समझ में आना चाहिए कि अगर पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है तो इस पिस्टन पे लगने वाला एफ नेट हमेशा क्या रहेगा, जीरो। अब एफ नेट लगा कौन रहा होगा भाई, इधर से पी नोट इंटू ए लगा रहा होगा, इधर से पीजी इंटू ए लगा रहा होगा, तो दिस इज पी नोट इंटू ए एंड दिस इज पीजी इंटू ए। अगर एफ नेट जीरो है तो मैं कह सकता हूँ पी नोट ए इज इक्वल टू पी जी इंटू ए। तो इफ एफ नेट इज जीरो, इफ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, तो अंदर लगने वाला मस्ट बी इक्वल्स टू बाहर लगने वाला, यानी प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू ए, यानी P नोट किसके बराबर है बाबा, P। ध्यान से देखिए प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट, क्योंकि बाहर वाला प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, वो तो हमेशा P नोट रहेगा, तो अंदर वाला भी हमेशा क्या रहेगा, सेम। अगर अंदर सेम रहेगा तो ये कौन से प्रोसेस हो गए, आइसोबारिक। कैसा हो गया बेटा, आइसोबारिक। सोच के देख, अगर ये आइसोबारिक प्रेशर हो गया तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, dW P into dV, और खाली वर्क डन वॉल्यूम के चेंज पे डिपेंडेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं वर्क डन लिख सकता हूं P into V फाइनल माइनस V। नहीं आया समझ, आ गया पक्की बात। अगर मैं P V फाइनल माइनस V इनिशियल कर सकता हूं तो ये भी तो लगा सकता हूं ना मैं, यस पक्का है ना। चलो करो इसको। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया बाबा, PV फाइनल माइनस PV इनिशियल, बेसिकली nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल। तो वर्क डन क्या आ गया, nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल। n कितना बच्चों, n 2, r हमें पता है, T फाइनल कितना हो जाएगा, 200 400 200, तो 200 into 2 into r, तो ये तो वर्क डन बाय गैस आ गया बच्चों 400 into r। ठीक है, ओके। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हीट सप्लाई। अब हीट सप्लाई कैसे निकाले, हाँ, तो हीट सप्लाई के लिए अपन को याद है Q नेट दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस तो अभी निकाला है, क्या जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लेते, फिर वैल्यू रखते चले जाएंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या रखें, F by 2 into n into r into delta T, नहीं है, हाँ, प्लस 400 r, ये डायरेक्ट कर दूं, n into r 400 r, जनरल फॉर्मूला निकालते हैं ना, n into r into delta T, n नहीं वो बाद में रखेंगे, जनरल फॉर्मूला निकालते हैं n into r into delta T, तो n into r into delta T। ध्यान से देख, n r delta T कॉमन आ रहा है, हाँ, तो n r delta T कॉमन आया, F by 2 plus 1, this is Q net, this is for isobaric process only बाबा, ठीक है ना। अब अगर मोनोटोमिक है तो F की वैल्यू 3 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2 plus 1, डायटोमिक है तो वो 5 हो जाएगी एंड सो ऑन। हमें ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें दो चीजें क्या याद रखनी है कि अगर मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकता हूं मैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास गिवन पैरामीटर्स क्या होंगे, और वर्क डन का फॉर्मूला मैं ये भी यूज कर सकता हूं, ये वाला P into V फाइनल माइनस V इनिशियल। और Q नेट हीट सप्लाई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, nR डेल्टा T F by 2 plus 1, ठीक है, कर सकते हो। दिस इज फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। सेम ऐसे ही हम आइसोकोरिक के बारे में बात करेंगे और आइसोथर्मल के बारे में बात करेंगे। देखो एक बार का एक फॉर्मूला तो ये आ गया nR डेल्टा T F by 2 plus 1। एक फॉर्मूला इसमें भी याद करो, Q नेट का फॉर्मूला nRT को अभी क्या बोला था, P into V लिख सकते हैं, यस, क्या क्या P into डेल्टा V, हाँ 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 हाँ, क्या हो गया P into डेल्टा V F by 2 plus 1, ठीक, हाँ। अब सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास दो प्रोसेस जरूर होते हैं, वन इज आइसोकोरिक एंड सेकंड वन इज आइसोथर्मल। हाँ देखो, अब आइसोकोरिक क्या करते हैं हम लोग कि जो पिस्टन अपन लोग मूव करा रहे थे अब उसको फिक्स कर देते हैं। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट,
कि जो इनिशियल वॉल्यूम थी वही रहे बस, तो टेम्परेचर चेंज हो जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए बट उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज। हाँ, ऐसे ये पिस्टन जो होता है ना, अब ये फिक्स कर दिया हम लोगों ने, वही 2 moles ऑफ मोनोएटॉमिक वही हीट लाया, हीट दे रहे, तो होगा क्या, अब पिस्टन फिक्स है तो ये मूव तो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो जितनी भी हीट जाएगी वो सारा का सारा क्या काम करेगी, काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली टेंपरेचर को राइज करने में आएगी। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन अभी भी वही है कि 200 केल्विन से लेके 400 केल्विन तक हमने कितनी एनर्जी दी और वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करो। तो वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला देख बेटा, वर्क डन बाय गैस अगर हम बात करें तो P into डेल्टा V, अब डेल्टा V तो V तो सेम है ना, तो डेल्टा V dV की वैल्यू क्या होगी, 0, तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, 0, वर्क डन बाय गैस तो हो गया 0। चलो, लेकिन हमें इतना समझ में आता है कि जो कि टेम्परेचर देंगे एडियाबैटिक है, टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, दीज आर एडियाबैटिक लॉस, मतलब हीट लॉस होगा नहीं, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो Q नेट कितना देना पड़ेगा इसमें, F by 2 NR delta T, F by 2 NR delta T plus 0। अब जरा इस इक्वेशन और उस इक्वेशन को कंपेयर कर, सेम गैस को सेम टेम्परेचर पर लेके जा रहे थे, बस तो थोड़ा सा वेरिएशन क्या था, वहां हम लोगों ने पिस्टन को फ्री कर दिया था, यहाँ फिक्स कर दिया है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी इसके कंपैरेटिवली, ये जल्दी गर्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, उसमें देखना, हाँ उसमें एनआरटी वाला फैक्टर और एड अप हो रहा है ना, इसमें नहीं है वो वाला फैक्टर, तो उसमें ज्यादा सप्लाई देनी पड़ेगी हीट की, बस समझ में, ये है आपके पास आइसोकोरिक। सिमिलरली अगर हम लोग जैसे यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल्स ली थी, अगर हम परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स ले लें तो कंडक्टिंग वॉल से क्या होगा, जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी लॉस करता जा रहा है, पिस्टन मूवेबल है ना, दीज आर कंडक्टिंग वॉल्स, परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल्स है, तो जितनी भी हीट हमने दी वो सारी की सारी सराउंडिंग में लॉस होती जा रही है, इन्हें टेम्परेचर क्या मान सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट है। चलिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज हो सकते हैं, तो वर्क डन बाय गैस निकालो dW PdV। अब जो कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंजेबल है, तो ये प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो अब क्या करना है, या तो वॉल्यूम को चेंज कर लो प्रेशर की टर्म्स में, या प्रेशर को चेंज कर लो वॉल्यूम की टर्म्स में। बोलो PV = nRT, PV = nRT, फिर वही यहाँ से PV nRT क्या करें, जल्दी बोलो, V को मतलब P को लिया V की टर्म्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, P = nRT by V। ध्यान से देखो, ऊपर वाले तीनों के तीनों पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं। चलो, तो dW की वैल्यू क्या किया जाए, nRT by V into dV। कहां से कहां, V इनिशियल से V फाइनल, तो वर्क डन बाय गैस क्या है बच्चों, nRT 1/V log है ना, नेचुरल log ऑफ ln V फाइनल माइनस ln V इनिशियल। चलो ऐसे लिख देता हूँ, V फाइनल माइनस ln V इनिशियल log ऑफ V by VF by VI। तो ये क्या बन गया, वर्क डन बाय गैस इज nRT VF by VI, हाँ, log ऑफ VF by VI। अच्छा देखो, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पे सारा काम वॉल्यूम में लिया है, प्रेशर में भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल, बस चेंज क्या आ जाएगा, जहाँ V फाइनल होगा वहाँ प्रेशर हो जाएगा, तो वर्क डन बाय गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देख लो बाबा, nRT log ऑफ प्रेशर इनिशियल माइनस V। अच्छा, ये नेचुरल लॉग होता है, इसको बेस टाइम में कन्वर्ट करना आता है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नेचुरल लॉग 10 में मतलब बेस 10 में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब इंटरनल एनर्जी का चीज बोलो, 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो डिपेंडेंसी टेंपरेचर पे करती है,
और टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या आ गया 0। तो कितना हीट देना पड़ेगा वो वॉल्यूम के ही बराबर आ जाएगा नहीं है। तो जैसे उसमें जितनी भी हीट दे रहे थे वो इंटरनल एनर्जी के बराबर थी, इसमें जितनी हीट देंगे वो वर्क डन बाय गैस के बराबर है, इसमें जितनी हीट देंगे वो दोनों के ही कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई? चलिए दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जय हिंद जय भारत। जय भारत।